Welcome DAV Public School Mithapur Online Teacher Training Program 2020-21. Today, myself Kavita Modi, MSc Maths and B.Ed will conduct the Teachers Training Program. My topic for this program is Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or in short form we have to say ADHD. हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हर बच्चा ही प्यारा होता है और बच्चों की छोटी छोटी शरारतें हमें पसंद भी होती है। हम उनसे काफ़ी अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा शरारती होते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चे कौन से हैं और उन्हें नॉर्मल बच्चों से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। देखिए, जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी बीमारी का शिकार है, क्योंकि जो बच्चा हेल्दी होता है वह हाइपर एक्टिव भी होता है। पेरेंट्स और टीचर हमेशा बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं, पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बिहेवियर डायरेक्ट नहीं आता। कोई भी इंसिडेंट्स के साथ जब हमारे इमोशन जुड़ते हैं तब जाकर बिलीफ बनती है, और जैसी बिलीफ होती है वैसा ही बिहेवियर होता है। नॉर्मली टीचर बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं। अगर बिहेवियर अच्छा हो तो उसे अप्रिशिएट करते हैं, और अगर बिहेवियर अच्छा नहीं हो तो उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम क्लास में जो भी प्रॉब्लम देखते हैं या सुनते हैं वो बच्चों का प्रॉब्लम है या उनके बिहेवियर का प्रॉब्लम है। कुछ पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि बच्चा टीवी बहुत देखता है, कुछ बच्चे क्लास में मारपीट करते हैं, तो कुछ बैड वर्ड्स बोलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चे के नहीं, उनके बिहेवियर के प्रॉब्लम है। हम बच्चों के इमोशन के साथ जितना जल्दी कनेक्ट होंगे, बच्चे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बिलीफ में चेंज लाएंगे तो बिहेवियर में अपने आप चेंज आएगा। हम क्या करते हैं, जिस बच्चे का बिहेवियर अच्छा वह बच्चा अच्छा, और जिस बच्चे का बिहेवियर बुरा वह बच्चा बुरा। इस तरह जब हम बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते तब तक हम उसके बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते। अभी तक हम क्या करते आए हैं, जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसे रोकते हैं, टोकते हैं और ठोकते भी हैं, यानी चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पनिश भी करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बच्चों के इमोशन के साथ जुड़ते हैं या दूर होते हैं। मारने से, पीटने से बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसके बिलीफ में चेंज नहीं आएगा उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। अगर हम बच्चों के इमोशन के करीब आ जाए तो हम बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं और उसके कोई भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा है रवि, जिसको बहुत ज़्यादा टीवी देखने की आदत है। उसकी मम्मी उसके टीवी देखने की आदत से बहुत परेशान है। इस बार रवि 10th में आ गया है, इसलिए मम्मी टीवी का कनेक्शन कट कर देती है और मम्मी बहुत खुश होती है। लेकिन रवि का टीवी देखने में बिलीफ चेंज नहीं हुआ। मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को कट करने की कोशिश की। मम्मी को लगता है कि शायद इससे मेरा काम हो जाएगा। अब रवि ने थोड़ा पढ़ना भी चालू कर दिया है। मम्मी बहुत खुश होती है। पर रवि की टीवी देखने की बिलीफ अभी तक चेंज नहीं हुई। वह अपने लिए एक और रास्ता ढूंढ लेता है। क्या रास्ता ढूंढता है? रवि कहता है, मम्मी मम्मी, मेरा मैथ्स वीक है और मेरे दोस्त कृष्णा का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो रोज शाम को मैं उसके घर जाकर मैथ्स करूं? मम्मी हाँ बोल देती है। अब वह रोज कृष्णा के घर मैथ्स करने जाता है। बैकअप द माइंड मम्मी के दिमाग में यह आइडिया आता है कि कहीं रवि कृष्णा के घर टीवी तो नहीं देख रहा। इसलिए रवि की मम्मी कृष्णा की मम्मी को फोन करके कहती है, मैंने तो अपना टीवी बंद कर दिया है, इसलिए जब रवि आए तो आप भी उस समय अपना टीवी बंद कर रखना। तो अब कृष्णा की मम्मी भी अपना टीवी बंद कर देती है। अब होता क्या है, ये बच्चा जो पहले अपने घर टीवी देखता था वो बंद हो गया, फिर वो अपने दोस्त के घर टीवी देखना चाहता था, वो भी बंद हो गया। तो अब क्या होता है, रवि जब अपने घर से निकलता है और अपने फ्रेंड के घर पहुंचता है, इन बिटवीन रास्ते में एक पान की दुकान पर खड़ा रहकर टीवी देखता है। फिर दोस्त के घर जाता है, दोस्त के घर से निकलता है, फिर पान की दुकान पर टीवी देखता है, बाद में वह अपने घर जाता है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहता है।
पर रेगुलर पान की दुकान पर टीवी देखने के कारण इसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी एक बार स्मोक करूं, और एक दिन वह स्मोकिंग करता है। इन बिटवीन उसके पापा कहीं से गुजर रहे थे, वे उसको देख लेते हैं कि बेटा सिगरेट पी रहा है, तो वह उसको घर लेकर आते हैं, डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और हाथ भी उठा लेते हैं। उसे पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं, दोस्तों के घर जाना बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि बच्चों का टीवी देखना बंद करना ऑप्शन नहीं है। अगर वो मम्मी पापा बच्चों के इमोशन के साथ कनेक्ट होते और उसके बाद उसके बिलीफ को चेंज करते, तो शायद घर पर टीवी चालू होता तो भी बच्चा टीवी नहीं देखता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। ये तो हुई एक नॉर्मल बच्चे की बात। डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नॉर्मल बच्चे में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इसके सिर्फ कुछ लक्षण किसी खास परिस्थिति में दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि ये ADHD नहीं है। वही अगर लक्षण घर, स्कूल, बाहर यानी सभी जगह दिखाई देते हैं, तो हमें उसके व्यवहार पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। What is ADHD? ADHD is a chronic condition including attention difficulty, hyperactivity, and impulsivity. ADHD often begins in childhood and can present into adulthood. It may contribute to low self-esteem, troubled relationship, and difficulty at school or work. There are three kinds of behavior involved in ADHD. Number one, inattention means less attention. Number two, hyperactivity means hyperactive. Number three, impulsivity means lack of patience. These symptoms of ADHD are divided into two groups. Number one, inattentive means less attention. Number two, hyperactive impulsive means hyperactive and lack of patience. The next is inattentive symptoms of ADHD. Number one, make careless mistakes in school works, overlook details. स्कूल के काम में केयरलेस होते हैं और लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखी डिटेल्स को अनदेखा करते हैं और उसे कंप्लीट नहीं करते। नंबर टू, इजीली डिस्ट्रैक्टेड और साइड ट्रैक्ड, आसानी से विचलित हो जाते हैं और कोई दूसरा काम करने लगते हैं। जैसे क्लास के बाहर कोई जा रहा है तो उसकी तरफ देखेंगे, क्लास में टीचर टीच कर रही है और वह पेंसिल शार्पनर करेंगे, टीचर कुछ लिखवा रही है तो पहले सारी पेंसिल शार्पनर करेंगे, फिर किसी के पास इरेजर मांगने जाएंगे, एक्सेट्रा। नंबर थ्री, हैड डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में उन्हें डिफिकल्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने एक सम समझाया और सेम वैसा ही सम डिजिट बदलकर करने को कहा तो वह बैठे ही रहेंगे, अपनी धुन में कोई दूसरा काम करेंगे। नंबर फोर, डज नॉट सीम टू बी लिसनिंग व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, जब हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं तो वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते। हम कहते कुछ है और वो बताते कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तो वो अपनी ही धुन में बैठे ही रहेंगे और दोबारा पूछने पर कहेंगे, आज मम्मी ने नया लंच बॉक्स दिया है, बताऊं? टीचर, इसने मेरी पेंसिल ले ली, ये रोज मुझे मारता है, एक्सेट्रा। नंबर फाइव, हैज ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड थिंग्स, किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने में उन्हें परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड come in line to all students, but that particular child will break the line and come. If I am explaining something to whole class, that particular child will ask for excuse to leave the class. Those children cannot organize things systematically. For example, his clothes will be untidy and shoelace will not be tied properly. Number 6. Often fails to finish work in school. He is unable to finish classwork in school because he is unable to focus in his work. Number 7. Often avoids or resists tasks that require mental efforts, including homework.
अक्सर उन कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं जिसमें मेंटल एफर्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, डूइंग होमवर्क, कंप्लीटिंग टेस्ट पेपर और एग्जाम्स। नंबर 8, often misplace homework assignment, books, pen, pencil, eraser, sharpener, lunchbox, etc. To understand it in a better way, we are going to watch a short film. Is hyperactive or impulsive symptoms of ADHD. Number 1, has trouble in staying at one place and always roaming in class. क्लास में टीचर के होते हुए भी इधर उधर घूमता रहता है। यह एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें बच्चे को अच्छी तरह पता है कि ऐसा करने पर टीचर उसे डांटेगी, फिर भी वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर हम किसी के घर या हॉस्पिटल या अड़ोस पड़ोस या प्रिंसिपल सर की ऑफिस भी ले जाए तो भी वह हर चीज को छू कर देखेगा, कभी कर्टन को, कभी शो पीस को, कभी पेन को उल्टा करके देखेगा, शांति से नहीं बैठेगा या खड़ा भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। नंबर 2, रन्स एंड क्लिम्स। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, वह बच्चा क्लास में दौड़ेगा, कभी फिसलेगा, कभी दूसरे बच्चे को छेड़ेगा ताकि वह भी उसके पीछे दौड़े, कभी चेयर पर खड़ा हो जाएगा, कभी टेबल पे से नीचे कूदेगा। ये बच्चे चलने की बजाय दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी गेम्स एक जगह पर बैठकर नहीं खेलते। माइकल फिलिप्स का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि एक रनर अप थे जिन्हें ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले हैं। उन्हें भी एडीएचडी था और इसी बीमारी को उन्होंने कैसे पॉजिटिव रिजल्ट में बदल दिया। नंबर 3, अनेबल टू प्ले क्वाइटली। चुपचाप बैठकर खेलने में इन्हें परेशानी होती है। ये बच्चे ग्रुप में बैठकर कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी आदि नहीं खेल सकते। या तो बीच से ही भाग जाएंगे या लड़ाई कर लेंगे। एक ही खिलौने के साथ ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते। उन्हें हर थोड़ी देर में एक नया खिलौना चाहिए। बार बार खिलौने बदलेंगे। अगर टीवी देखेंगे तो बार बार चैनल चेंज करेंगे। नंबर 4, एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, कांट वेट फॉर हिज टर्न। बेहद ही अधीर होते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही आंसर दे देंगे। सही है, गलत है, इससे उनको कोई मतलब नहीं, बस पहले बोलना है। नंबर 5, ऑलवेज सीम टू बी गो ऑन द गो और ड्राइव बाय अ मोटर। हमेशा चलते फिरते ही रहेंगे, जैसे कि उनमें कोई बैटरी लगी हो। थकते ही नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी खिलौने में चाबी भर दी है और वह खेलता ही रहता है। पूरा दिन दौड़ते खेलते रहेंगे, एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं। नंबर 6, टॉक्स एक्सेसिवली। जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और बोलने से खुद को रोक नहीं पाते। कभी कभी तो जो नहीं बोलना है वह भी बोल देते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। नंबर 7, इंटरप्ट्स अदर्स कन्वर्सेशन एंड एक्टिविटीज। घर पर माता पिता या स्कूल में टीचर्स या दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो तो बीच में ही बोलते रहेंगे, परेशान करेंगे, उन्हें बात नहीं करने देंगे। नंबर 8, फिजिट एंड स्क्वम व्हेन सिटिंग। हमेशा हिलते ही रहेंगे या कुछ करते रहेंगे। पूरा दिन इनके हाथ पैर हिलते ही रहेंगे। कभी टेबल को हाथ से बजाएंगे, कभी चेयर पर झूला झूलेंगे तो कभी पैर हिलाएंगे। उस समय टीचर क्लास में पढ़ा रही होगी, उसे पता है कि ऐसा करने पर टीचर उसे डांटेगी, उसके टेबल बजाने से दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होगा। यह सब जानते हुए भी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है और उनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, to understand all these symptoms in better way, we are going to watch a short film. Thank you. The next is some important risk factors for ADHD. Number 1, genetic problem. Number 2, bad environment.
Number 3, physical disability or illness. Number 4, head injury during birth. Number 5, lead toxin effects. Number 6, low birth weight. Number 7, drink alcohol during pregnancy. Number 8, smoking during pregnancy. And number 9, mental health condition. To be diagnosed with ADHD, a person must, number 1, have at least 6 hyperactive impulsive symptoms. Number 2, symptoms must have been present for at 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that negatively impact directly on social and academic activities. Number 3, have several symptoms in at least 2 settings such as home and school. Number 4, have had several symptoms before age 12. And number 5, have symptoms that clearly interfere or reduce the quality of social and academic functioning. These are not only factors that may be used to diagnose ADHD. An accurate diagnosis should be based on a complete history and evaluation by a qualified healthcare professional. What can teacher do for ADHD children? Number 1, पॉजिटिव बिफोर नेगेटिव. हर टीचर का बच्चों के साथ लगाव और गाइडेंस जरूरी है. ऐसा तभी होगा जब टीचर ADHD बच्चों की खासियत और खामियां दोनों को समझने की कोशिश करे, क्लास के सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और ADHD बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे. ये बच्चे मेंटली वीक है, उसी हिसाब से उसे डील करे. ऐसे बच्चों को रेगुलर पॉजिटिव फीडबैक दे. अगर वह अपने में थोड़ा सा भी सुधार लाए तो उसी वक्त उसे फीडबैक दे कि तुमने कितना अच्छा काम किया. आलोचना से बचे. बच्चों को उनकी खूबियां बताए और खुद भी उन्हीं पर फोकस करे. अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसकी गलती पकड़ने के बाद उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है. फॉर एग्जाम्पल, एक बार 8 क्लास के किसी ADHD बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर लिख रही अपनी टीचर पर कागज का एरोप्लेन बनाकर फेंका. बजाय इस हरकत पर गुस्सा करने के, टीचर ने कहा कि मुझे पेपर का एरोप्लेन बनाना कभी आया ही नहीं और मेरी बचपन से इच्छा रही कि कोई मुझे इतना सुंदर एरोप्लेन बनाना सिखा दे. क्लास के बच्चों में से वह ADHD बच्चा उठा और सॉरी कहते हुए अपनी गलती न दोहराने का वादा किया. टीचर ने उसे माफ करने में एक पल न गवाया और कहा कि तुम फर्स्ट के बच्चों को 2 दिन उनकी क्लास में जाकर पेपर का सुंदर एरोप्लेन बनाना सिखाओगे और उन्हें यह भी बताओगे कि वे इसे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में बनाएं, न कि दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में. इस प्रकार हमें ADHD बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और क्लास में सबके सामने उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, परंतु गलत काम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए. नंबर 2, अपडेट योरसेल्फ. टीचर को अपडेट रहना चाहिए क्योंकि टीचर की इंटेलिजेंस से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं. अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम तो साफ बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कल बताऊंगी. स्टूडेंट्स को वह टीचर पसंद आते हैं जो टफ सब्जेक्ट को भी दिलचस्प अंदाज में पढ़ाते हैं. ऐसा करते वक्त आम जिंदगी में उस सब्जेक्ट से जुड़े एप्लीकेशन बच्चों के सामने रखना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से रिलेट कर सके. किताबी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों की भी जानकारी देना चाहिए और उसे असल जिंदगी के साथ जोड़कर बताएं. टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग का ही एक्सटेंशन है और अगर टीचर हमेशा अपडेट रहेंगे तो स्टूडेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन बेहतर और आसान हो जाएगा. एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत ADHD स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाने की उसकी क्षमता है. जो टीचर पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाते हैं उसके लिए पढ़ाना आनंददायक काम साबित होता है. स्टूडेंट्स ऐसे टीचर को पसंद भी करते हैं और उनके कहे पर अमल भी करते हैं. अगर टीचर ADHD बच्चों को
एंगेज नहीं कर पाते तो यह उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। एक पुरानी कहावत है, यू टेल मी आई विल फॉरगेट, यू शो मी आई मे रिमेंबर, यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। टीचर को सबसे ज्यादा इस कहावत के आखिरी हिस्से पर अमल करना चाहिए। उसे हर तरह से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का हुनर आना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब स्टूडेंट्स के पास सूचना और जानकारी पाने के स्रोत बढ़ गए हैं और क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स हो। टीचर को इसे अपने लिए एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और अपने आप को अपडेट करके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी टीचिंग मेथड को जोड़े रहना चाहिए। नंबर 3, मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। टीचर को ADHD बच्चों के साथ बेहद संजीदगी से बात करनी चाहिए। इससे बच्चों में डिसिप्लिन रहता है और उनमें आज्ञाकारिता बनी रहती है। बच्चों को हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी शरारतों की जगह स्कूल नहीं है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके हिस्से का काम क्या है और उन्होंने कहाँ लिमिट क्रॉस की है। लेकिन ऐसा करते हुए बच्चों को मारने या डांटने से बचना चाहिए, क्योंकि मारना या बुरी तरह से डांटने से उनकी साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। इसलिए टीचर को अपने इमोशन और गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर पढ़ाने के दौरान बच्चे शोर मचाते हैं तो इसमें बच्चों से ज्यादा टीचर की गलती है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं उनके पढ़ाने में कुछ कमी है, जिससे बच्चों का क्लास में ध्यान नहीं लग रहा। ADHD बच्चों का तो नेचर ही है शैतानी करना और शोर मचाना। हाँ, धीरज से अगर उन्हें समझाया जाए और पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करने के लिए टीचर अपनी तरह से कोशिश करे तो शोर का जोर कम हो सकता है। हमें ADHD बच्चों की हर हरकत पर ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी उम्र में वे बहुत सी अच्छी और बुरी आदतें सीखते हैं। ऐसे में बच्चों से पर्सनली बात करनी चाहिए और उनकी घरेलू परिस्थितियों का भी पता लगाना चाहिए। इससे बच्चों की गलती और उसके कारण को समझने में ही नहीं, बल्कि उन गलतियों से बच्चों को दूर करने में भी मदद मिलती है। ADHD बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनके पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करते रहना चाहिए। नंबर 4, be friendly with ADHD students and make them responsible. बच्चों की गलतियों की ओर ध्यान खींचने जितना ही अहम है उसकी अच्छाइयों की ओर लगातार ध्यान दिलाना। इससे बच्चे भटकेंगे नहीं। जहां कहीं भटकाव दिखे उसे वहीं पर टोक दीजिए और बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए टीचर को समझदारी से वापसी के उन रास्तों को तलाशना चाहिए जिससे बच्चे फिर से राह पर आ जाए। ADHD बच्चों के अनुचित व्यवहार का सामना उन्हें प्रोत्साहित करके ही किया जा सकता है। यह ADHD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। ADHD बच्चे थोड़े गुस्सैल होते हैं, इसलिए क्लास में टीचर को पूरा समय उन पर वॉच रखना पड़ता है। ऐसे बच्चों की किसी भी हरकत पर फौरन प्रतिक्रिया न करे और उनके साथ खुद भी थोड़ा धैर्यवान बने। गुस्सैल नेचर के कारण इनके फ्रेंड्स कम होते हैं, तो क्लास में बच्चों को समझाए कि वह उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करे, लेकिन यह भी ध्यान रखे कि कोई बच्चा उसकी मजाक न उड़ाए। इन बच्चों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़ने दे। उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपे, जैसे वीक में 2 या 3 बार उन्हें ब्लैक बोर्ड पर थॉट ऑफ द डे लिखने का कहे, सबके यूनिफॉर्म चेक करने को कहे ताकि वह भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी हो तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे बुलेटिन बोर्ड पर थोड़े दिनों के लिए लगाए। अगर उसे म्यूजिक पसंद हो तो उसे उसकी पसंद का काम देकर उसमें उत्साह बढ़ाए। अगर उसे टेबल याद हो तो उसे सब बच्चों को रिवाइज कराने के लिए एक मौका दे ताकि वह आगे के टेबल भी याद कर सके। हम उससे यह भी कह सकते हैं कि अगर तुमने फटाफट अपना होमवर्क लिख लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी रो में सब बच्चों ने होमवर्क लिखा है कि नहीं यह चेक करने के लिए कहूंगी, जिससे वह अपने कार्य में स्पीड और दिलचस्पी दोनों लाएगा।
Number 5, give them a task that they could handle. सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसी में उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। उसकी हाइपर एक्टिविटी पर भी उसे पॉजिटिव रिस्पांस दो, जैसे कि वह चलने की बजाय दौड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें कहो अगर तुम दौड़ोगे तो गिर सकते हो, चोट लग सकती है, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जहाँ डॉक्टर तुम्हें कड़वी दवाइयाँ देगा, हो सकता है कि इंजेक्शन भी लगाए, और अगर हाथ पैर टूट गए तो 1 महीने तक बिस्तर पर रहना होगा। सोच लो तुम्हें क्लास में दौड़ना है या चलना है। ADHD बच्चों की क्षमता पहचानते हुए उसे वही काम करने के लिए प्रेरित करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। उस बच्चों से कोई ऐसा काम करने के लिए न कहे जो उसकी क्षमता के मुताबिक न हो। क्लास में उससे इजी क्वेश्चन पूछे ताकि तुम्हारे सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि वह एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, उनसे अलग है, और बार बार उसे क्लास में एबनॉर्मल न कहे। ऐसा करने से बच्चों में हीन भावना बढ़ेगी और धीरे धीरे वह जिद्दी होकर मन मर्जी का काम करने लगेगा। Number 6, display classroom rules. Classroom rules must be very clear and concise. Number 1, we will be polite at all times. Number 2, we will work quietly and not disturb others. Number 3, we will listen courteously when others are talking. Number 4, we will be friendly to fellow classmates. Number 5, we will be truthful and honest. Number 6, we will respect our teachers and other elders. Number 7, we will be prepared for class every day. Number 8, we will arrive at class on time. Number 9, we will cooperate with others. And number 10, we will always do our best. Creating clear, concise classroom rules is essential to strong classroom management plan. Creating a seed of classroom rules will not take a long time, but the outcome of your time spent will help ensure that your classroom runs smoothly, because your students will know and understand your expectation. The first and most important reason that classroom rules are imperative and must be reinforced is for the safety of the children in the classroom. The rules also teach the children discipline and self-control. Rules are also important in the classroom because they will eliminate stress. Rules help us to feel safe and secure. Number 7, meditation and yoga. Meditation is a practice where an individual uses a technique such as focusing the mind on a particular object, thought, or activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. Meditation improves ADHD students' behavior, memory and concentration, confidence and self-esteem, sense of self-worth, a more positive body image, greater creativity, feelings of calmness and inner peace, higher grades and test score, and improve behavioral profile. Healthy education is possible in a healthy body, and this work is possible with yoga. Yoga gives the body freedom from disease and gives strength of the mind. Yoga makes the brain of children aware of its function. ADHD students who have problems like lack of interest towards studies, for those students, yoga works like a miracle. Doing yoga in the morning improves confidence and perseverance in ADHD students. This keeps the body healthy and children
topped in all fields. Continuous practice of yoga strengthens the students' learning spirit. Yoga increase ADHD students' tolerance and make the mind strong. The balance of mind and brain is maintained by practicing yoga, which provide the power. Number 8, exercise. Physical exercise release proteins in the brain that can actually help improve ADHD students' memory and increase your cognitive performance. Exercise benefits the brain as much as the body, and that is always a good deal for students. Exercise directly improves ADHD students' capacity to learn. Regular sweaty exercise help us think better by stimulating new brain cells growth, increasing connection between cells and improving attention. Exercise per day will allow ADHD students to focus better in school and while studying. Exercising regularly is one of the easiest and most effective ways to reduce the symptoms of ADHD and improve concentration, motivation, memory, and mood. Running and jogging improve working memory and focus. Exercise reduce your risk of ADHD disease. Exercise can make you feel happier. Exercise delivers oxygen and nutrients to your tissues and helps your cardiovascular system works more efficiently. Number 9, remember to smile. कई बार हम देखते हैं कि ADHD बच्चा क्लास में किसी की भी बात सुनता ही नहीं। हम उनसे कुछ भी बोले वह उसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे कभी कभी कुछ टीचर्स उनसे फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है और गुस्से से उन्हें डांटती है। जैसे ही टीचर डांटती है या गुस्से से बोलती है तभी वह बच्चा काम करता है। यानी हम उनसे 10 बार बोले तब भी वह काम नहीं करता, पर जब हम चिल्लाकर बोले तभी वह काम करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्यों बच्चों से नॉर्मली बात करो तो वो नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही गुस्से से चिल्लाकर बोले तो वह सुनते हैं? कभी सोचा है आपने कि बच्चा ऐसा क्यों करता है? मैं वही आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों ने आपको ऐसे ट्रेन किया है कि जब तक आप चिल्लाकर या गुस्से से नहीं बोलोगे वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वे में जब आप बोलते हो तो वह उसे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसलिए वो काम नहीं करता या आपकी बात नहीं सुनता, आपको इग्नोर करता है, जिससे आप अपसेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम क्या करें, इसको कैसे समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चों से कहा कि चलो जल्दी से होमवर्क लिख लो, परंतु ADHD बच्चा बैठा ही है, उसे लगता है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपने चिल्लाकर नहीं कहा, इसलिए उसे लगता है कि टीचर कुछ भी बकबक कर रही है। टीचर उसके पास आई और पूछा, मैंने क्या कहा? पता नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट था? लगता तो नहीं। क्या तुम्हें ध्यान देने की जरूरत थी? शायद नहीं। अब टीचर उसको दूसरी बार, तीसरी बार क्लास में राउंड लेते लेते बोलती रहती है, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, पर वो इग्नोर ही करता रहता है। पर जैसे ही टीचर ने गुस्से में बोला, व्हाई आर यू सिटिंग, राइट फास्ट, तब उसे लगता है कि टीचर गुस्से से बोल रही है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैंने नहीं सुना तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। यह हम कैसे चेंज करें कि बच्चा हमारी बात पहली बार में ही सुन ले? हमें उन्हें यह सिखाना है कि जैसे ही हम पहली बार स्माइलिंग फेस के साथ कूल होकर और लविंग टोन में उनसे बात करें तो वह हमारी बात सुन ले। आप यह समझ लो कि बच्चों के पास हमेशा चॉइस होती है उस काम को करने की, या तो वह हमें कॉपरेट करे या कॉपरेट ना करे, यानी आपकी बात सुने या ना सुने। हम उनको ऐसी चॉइस दे जिससे काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए।
कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और कुछ चीजें ADHD बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। हमेशा बच्चों को 2 चॉइस दो और आप उन दोनों चॉइस के साथ ओके रहो। पर कुछ टीचरें उन्हें ऐसी चॉइस देती है कि यह काम करो, नहीं तो, और नहीं तो पर उन्हें चॉइस मिल जाती है, ठीक है नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने कहा डायरी में होमवर्क लिख डालो, वह बच्चा बैठा ही है। फिर मैंने उस बच्चे से कहा वाई आर यू सिटिंग, तो उसने कहा आई फॉरगॉट माई डायरी। तभी दूसरे बच्चे बोले टीचर वो कभी डायरी नहीं लाता, क्योंकि सभी टीचर उसका काम कंप्लीट नहीं होने के कारण नोट लिख देती है। वह बच्चा बोला नो टीचर, ही इज टेलिंग लाइज। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं भी इन सबकी बातों पर यकीन नहीं करती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम आज डायरी नहीं लाए हो, भूल गए हो, कोई बात नहीं, कल जरूर लाना, अभी रब बुक में लिख डालो। और क्लास जो तुम्हारे खिलाफ बोल रही है उन्हें तुम्हें बताना है कि तुम एक गुड बॉय हो। फिर बच्चों ने कहा टीचर जी कभी डायरी नहीं लाता, कभी होमवर्क नहीं करता, इसकी कोई नोटबुक भी कंप्लीट नहीं है। तब मैंने कहा इन सब बच्चों को बोलने का मतलब है कि तुम गुड बॉय नहीं हो, पर मैं सोचती हूँ कि तुम एक गुड बॉय हो और आज तुमने गलती से डायरी भूल गए हो और तुम कल उसे जरूर लाओगे। बच्चों ने कहा देखना टीचर वो डायरी नहीं लाएगा। तो मैंने कहा वह डायरी जरूर लाएगा क्योंकि वह गुड बॉय है और आज गलती से भूल गया है। अब देखिए मैंने उसे ऐसी चॉइस दी कि अगर वह डायरी नहीं लाता तो वह बैड बॉय हो जाएगा, मेरे सामने वह ऐसा बनना नहीं चाहता, और दूसरी यह कि वह डायरी लाए। और नेक्स्ट डे वह डायरी लाया। सभी बच्चों को आश्चर्य हुआ, पर उसने मेरी बात सुनी क्योंकि मैंने उसे चॉइस ही ऐसी दी। अगर मैं उसे कहती अगर तुम डायरी नहीं लाए तो मैं तुम्हारी सुपरवाइजर से कंप्लेन कर दूंगी या PTM में तुम्हारे पेरेंट्स से बोल दूंगी, तो वह डायरी नहीं लाता। और PTM में भी उसके पेरेंट्स नहीं आते, और आते भी तो हमसे ही कंप्लेन करते, क्या करें मैडम ये सुनता ही नहीं। फिर मैंने उससे कहा शो मी योर मैथ CW, तो वह बोला टीचर आई फॉरगॉट माई बुक। फिर बच्चे बोले टीचर उसने मैथ CW बनाई ही नहीं होगी, वह किसी भी सब्जेक्ट की बुक नहीं बनाता, सब कुछ रफ बुक में लिखता है। फिर वह बच्चा बोला नो टीचर दे ऑल आर टेलिंग लाई, मैंने मैथ्स की CW बनाई है। तो मैंने कहा ओके, मुझे इन पर किसी पर भी यकीन नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन है कि तुमने मैथ्स CW बनाई है। फिर मैंने पूछा क्या वह कंप्लीट है, तो उसने कहा कि नहीं। बच्चे हंसने लगे, मैंने बच्चों को भी समझाया। फिर उससे पूछा कि कब तक आप मुझे कंप्लीट करके दोगे, उसने कहा 2 दिन में। मैंने कहा ओके। और क्लास में भी मैंने बच्चों से कहा देखना वह 2 दिन में अपनी CW कंप्लीट करके ले आएगा, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है और क्लास में वह मुझे बहुत ध्यान से सुनता है, उसको फर्स्ट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स मिले थे, मैथ्स तो उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई एम राइट बेटा, ही से यस मैम। अब उसके पास मैथ्स CW को कंप्लीट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने उसको चॉइस ही ऐसी दी थी, उसे अपनी इमेज एक गुड बॉय की बनानी थी। और 2 दिन के बाद उसने मुझे अपनी मैथ्स CW कंप्लीट करके दे दी। अगर मैं उससे कहती कि तुमने CW कंप्लीट नहीं की तो मैं तुम्हारी डायरी में नोट लिख दूंगी, अपने पेरेंट्स से साइन करवा के ले आना, या तुम्हें सुपरवाइजर के पास ले जाऊंगी या प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगी, तो वह CW कंप्लीट नहीं करता। हमें उसे ऐसी चॉइस देनी है कि वह हमारा काम करने को मजबूर हो जाए, उसे धमकी नहीं देना है, क्योंकि धमकी से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी उसे कुछ रिवार्ड भी दे दो, या चॉकलेट दे दो, या नोटबुक में स्टार दे दो, उसे अप्रिशिएट ही कर दो ताकि वह हमारा काम कर दे। बच्चों को हमेशा डांटते रहो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें कूल माइंड के साथ, स्माइल के साथ बच्चों से हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए कि वह हमारा काम कर ही दे। सो with ADHD students, be present, think less, give more, expect less, smile more,
Because smile is a free therapy, and a smile is a happiness you will find right under your nose. A teacher asked two children the same questions. Both children are 6 years old and in the first grade, but only one of them has ADHD. Can you guess which one child is ADHD? Watch a short film. ADHD में बच्चे की हालत उस फूल की तरह हो जाती है जिसमें रंग भी है, रूप भी है, खुशबू भी है और ताजगी भी है, पर सूरज की सही रोशनी नहीं मिलने की वजह से वह ठीक से खिल नहीं पाता और मुरझा जाता है। अगर सही समय पर ADHD को एक्नॉलेज किया जाए और डॉक्टर्स की सलाह मानी जाए तो बच्चा न सिर्फ खिलेगा बल्कि अपनी महक से दूसरों को भी महकाएगा। This is all for my side. For any doubts or queries, please drop a message. We will discuss your queries in last session. Thank you.